हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इकोनॉमिक्स के सेकेंड डे पे। तो ज़रा देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तारीख आई थिंक आज हो गई होगी 28 तारीख। तो लेट्स सी कि आज कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली ये ध्यान रखिएगा कि आपके दो यहाँ पे स्पेशल क्लासेस होते हैं, ये दोनों ही क्लासेस आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये दोनों ही आपके अनअकैडमी पे रहेंगे। तो प्लीज़ इनको मिक्स मत करिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा आपका 6:45 AM पे करंट अफेयर्स का क्लास होता है, जो आपके हर एक एग्जाम को कवर कर रहा है। और आप अभी देख रहे हो कि जितने भी पेपर आ रहे हैं या फिर कहीं पे अगर आप लाइक केबीसी वगैरह भी देख रहे हो, तो सारे के सारे सवाल आपको ऐसे ही मिले जा रहे हैं। तो प्लीज़ इन सारे क्लासेस को मिस मत करिए। पूरे अपने शेड्यूल में से 3 घंटे का समय आपको निकालना पड़ेगा, जहाँ पे करंट, जीके, जीएस एंड मॉक टेस्ट, आप ये सारी चीज़ें अटेंड कर पाओगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की क्लास में अभी आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्लास के लिंक को एक बार से लाइक और शेयर मार दीजिएगा, सो दैट यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो बाकी लोग भी सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ में। और हाँ, ये जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके टॉपिक के हिसाब से चल रहे हैं। ऐसा रैंडम कोई भी क्वेश्चन आपको या कोई प्रीवियस ईयर पेपर नहीं हो रहा है ये। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा उसको। ओके, द प्रोसेस ऑफ कर्लिंग इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई इज नोन एज। यहाँ पे सवाल में कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि इन्फ्लेशन हुआ है, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई हो गई, ठीक है, लेकिन अचानक से जो मनी की सप्लाई है वो क्या हो गई, कम हो गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन का उल्टा हो जाएगा, यानी कि डिस इन्फ्लेशन के नाम से इसको जाना जाएगा। दूसरा सवाल, इंडियन एग्रीकल्चर इस टिपिकली कैरेक्टराइज्ड एज, यानी कि इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर होता है इसे हम क्या कह सकते हैं, यानी कि इसमें से जो ऑप्शंस लिखें ये क्या हो जाएगा, लैंड स्कार्स, लेबर सरप्लस इकोनॉमी। यानी कि मतलब ये हो गया कि हमारे देश के अंदर अगर हम प्रेजेंट टाइम पे एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पे जो जीडीपी सबसे ज़्यादा काउंट होती थी वो एग्रीकल्चर से ही होती थी, है ना। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, वो सर्विस सेक्टर में कन्वर्ट हो गई है। लेकिन जब हम एग्रीकल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर इसकी बात करें, तो हमारे यहाँ पे जो लैंड का एरिया है ना, वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। क्यों, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ना। तो जब लैंड का एरिया कम होता जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, काम करने वाले लेबर बढ़ रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जॉब्स है नहीं। जब जॉब्स नहीं होंगे तो लोग क्या करेंगे, मनरेगा में जाएंगे, यही तो होगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लैंड स्कार्स एंड द लेबर सरप्लस इकोनॉमी। अगला सवाल, प्राइस थ्योरी इज नोन एज। प्राइस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, तो इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। देखो, दो तरीके की इकोनॉमिक्स होती है, एक होती है माइक्रो, एक होती है मैक्रो। माइक्रो का मतलब हो गया कि आप सिर्फ अपनी कंट्री के बारे में बात कर रहे हो। मैक्रो का मतलब हो गया कि आप अपनी कंट्री के साथ साथ में बाकी जो कंट्रीज हैं आप उनके रिस्पेक्ट में भी बात कर रहे हो। ठीक है, अगला सवाल, द ग्रेडेशन एंड द इंडस्ट्रियलाइज एंड द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर कंडक्टेड थ्रू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज करिए कि अगर किसी चीज़ को स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है, यानी कि अगर किसी चीज़ को एक स्टैंडर्ड पे लेके जा रहे हैं, जैसे कि मान लो कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, हमने उसका एमएसपी डिसाइड कर दिया, है ना। अब इससे क्या होगा, हमने उसको फिक्स कर दिया ना कि इतने का इतना ही प्राइस मिलेगा। तो ये क्या होता है, डायरेक्टरेट ऑफ द मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। अब इससे क्या हो गया, हमने उसका प्राइस जब फिक्स कर दिया, तो जब वो मार्केट के अंदर जाएगा तो हर किसी को पता है कि भैया इसका प्राइस इतना है। तो जब इसका प्राइस इतना है, तो लोग फिर क्या करेंगे, एक ट्रस्ट क्रिएट होगा कि हाँ भैया इसका प्राइस इतना है और मार्केट में भी इसका प्राइस इतना ही है। तो अगर किसी भी चीज़ को यहाँ पे क्या किया जाता है, आपका ग्रेडेशन होता है या फिर स्टैंडर्डाइजेशन होता है, तो इसे हम कहते हैं कि भाई इसका क्या हो रहा है, मार्केटिंग करी जा रही है। अगला, व्हेन टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स द सिचुएशन इज। यहाँ पे सवाल में बोला जा रहा है कि जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन जो सामान है वो सामान उतना ही है। तो इसका आंसर क्या होगा, इन्फ्लेशन है। सिंपल सी बात है, मैंने आपको कल वाले क्लास में बताया था कि अगर हर एक पर्सन की जो सैलरी है वो 2 लाख रुपए अगर हो जाती है, तो हर कोई चाहेगा कि भैया उसके घर के बाहर लिम्बोर्गिनी खड़ी हो। लेकिन लिम्बोर्गिनी को मैन्युफैक्चर भी तो करना होगा ना, बनाना भी तो पड़ेगा। लिम्बोर्गिनी ऐसे तो है नहीं कि यूं ऐसे करके पेंसिल घुमाई लिम्बोर्गिनी खड़ी हो गई, ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन्फ्लेशन। अगला सवाल, वन ऑफ द मेन फैक्टर दैट लीड्स टू द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट। इंडियन के या इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज करता है, कई बार बहुत तेजी से भी इंक्रीज करता है। तो सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि अचानक से अगर इसका एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज करता है,
तो उसे हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट जो हुआ है वो पूरी तरीके से डाइवर्सिफाइड होके, यानी हर सेक्टर में से आपको इसका एक्सपोर्ट देखने को मिला है। अगला, चीप मनी का मतलब क्या होता है? चीप मनी का मतलब होता है यहाँ पे लो रेट इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आप गए हो लोन लेने के लिए, लोन लेने के लिए जब आप गए तो आपको इंटरेस्ट रेट जो था वो बहुत ही कम मिला, बहुत खुश हो गए आप। अब इसी को हम क्या बोल देंगे, इसको हम कह देंगे चीप मनी, लो रेट इंटरेस्ट, इसको हम कह देंगे चीप मनी। नहीं, जब आप यहाँ पे उसका इंटरेस्ट पे करोगे और आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे ना करना पड़े तो आप इसे क्या कहेंगे, तो आप इसे कहेंगे यहाँ पर चीप मनी। ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये तो सबसे आसान है। ये जो योजना आई थी ये 1998 में आती है। अगला, गवर्नमेंट टेक्स वे एंड मीन्स एडवांसेस फ्रॉम, गवर्नमेंट जो है जब उसको ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ की, या मान लो कि किसी भी लाइक करेंसी की ज़रूरत पड़े या कॉइन्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो किससे मांगेगी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए? ऑब्वियस सी बात है, वो आरबीआई से डिमांड करेगी। ठीक है। अगला देखिए, नाबार्ड। अब आपको पता है कि नाबार्ड जो है वो क्या करता है? अच्छा, नाबार्ड का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रा, नाबार्ड क्या करता है? आपको मालूम है कि जो नाबार्ड है वो यहाँ पे लोन प्रोवाइड करता है रूरल सेक्टर के अंदर, लेकिन ये बैंक्स को प्रोवाइड करता है, डायरेक्टली किसी पर्सन को नहीं देता है। इसको बनाया गया था कब? 1982 में। अब आपसे कहा जा रहा है किसके डेवलपमेंट के लिए? तो ऑब्वियस सी बात है रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। अगला सवाल, द परमिशन गिवन टू द बैंक कस्टमर टू ड्रॉ चेक इन एक्सेस ऑफ हिज करेंट अकाउंट बैलेंस इज नोन एज, इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जब भी सपोज करो कि अगर कोई परमिशन दी जाती है बैंक कस्टमर को कि वो क्या कर सकता है, यहाँ पे अपने चेक के थ्रू अपना जो करंट अकाउंट बैलेंस है उसको क्या कर पाएगा, चेक कर सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट कहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं, जैसे जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं उनके साथ में होता है। हम लोग के जो अकाउंट होते हैं वो तो सेविंग अकाउंट होता है, राइट, लेकिन जैसे कोई बिजनेसमैन है, कोई एक लाइक अंबानी वगैरह है, तो इनका क्या है, इनका करंट अकाउंट है, इनके अकाउंट में हर घंटे पे या फिर हर दिन पे पैसा जो है वो डिपॉजिट होता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन सा ऐसा टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करती? तो प्रोफेशनल टैक्स जो है वो कलेक्ट नहीं होता। अगला, द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज नोन एज, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की सप्लाई होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको यहाँ पे इन इलास्टिक के नाम से जाना जाता है। क्यों? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ना, तो यहाँ पे जितना ज़्यादा आप इसको एक्सपैंड करते जाओगे वो उतना ज़्यादा एक्सपैंड होता जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर की बात हो रही है। अगला, एक टर्म आता है जिसका नाम है लेसेस फेरी, आपसे कहा जा रहा है कि ये क्या बताता है या फिर कौन सी इकोनॉमी को डिफाइन करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कैपिटलिस्ट टाइप की इकोनॉमी को दिखाता है। कैपिटलिस्ट समझते हो, यानी कि जो अमीर है वो क्या होता जा रहा है, वो अमीर होता जा रहा है, और जो गरीब है वो क्या हो रहा है, उसके पास में पैसा आपको नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। आपने मार्क्स की या फिर आपने कुछ ऐसी थ्योरी सुनी होंगी जहाँ पे यूजुअली कैपिटल के बारे में बात करी जाती है, तो ये कैपिटलिज्म इकोनॉमी या कैपिटलिज्म थ्योरी के अंदर आता है। अगला, व्हेन द टोटल प्रोडक्ट राइजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, मान लीजिए कि जो कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, अब उसके अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, रेट इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट इज राइजिंग, यानी कि वहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। सिंपल सी बात है, अगर सपोज करो कि कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन है वो हो नहीं पा रहा बराबर से, तो क्या होगा, उसके प्राइस को इंक्रीज कर देंगे ताकि जो लोग हैं सिर्फ वही लोग उसको खरीद पाएँ जिनको सच में उसकी ज़रूरत है। ठीक है। अगला, द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हमारे देश के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब क्या है, हम लिखते हैं ना MSP, तो इसका मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, यानी कि जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पापड़ बनाने वाली इंडस्ट्री हो गई है ना, या आपने देखा होगा कि लाइक बहुत ही छोटी छोटी सी जो इंडस्ट्रीज आती हैं, कॉटेज इंडस्ट्री हो गई, या आपके किस में आती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का हिस्सा है। अगला सवाल, इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल मीन्स रिडक्शन, किस चीज़ का रिडक्शन होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे आंसर बनेगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के अंदर रिडक्शन हो रहा हो, लेकिन रिडक्शन किस चीज़ में हो रहा है, उसके प्राइस में, किसके प्राइस में, जिस चीज़ का आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, समझ गए, तो जिस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है अगर उसके प्राइस में डिक्रीज हो रहा है तो उसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल के नाम से जाना जाएगा। फ्री ट्रेड, अब यार ये तो बताने वाला नहीं है, ये तो तुम लोगों को कितनी बार बताया गया है ना। फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो गया कि किसी भी चीज़ को, जैसे कि UAE और इंडिया के बीच में अभी हुआ था, करंट अफेयर्स में पढ़ाया था,
तो इसमें क्या होगा, यहाँ से यहाँ चीज़ें जाएंगी लेकिन उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगेगा, आपको यहाँ पे कोई टैक्स एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। अगला, इम्प्यूटेड ग्रॉस रेंट ऑफ द ओनर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ। सिंपल सा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि आपने अपने लिए कोई बिल्डिंग ली, ठीक, आप उसके ओनर बन गए। अब आपने क्या किया, उसको किसी को रेंट पे दे दिया। अब क्या हो गया, अब वो तुमको क्या करेगा, पैसा देगा ना, तभी तो वो बेचारा रेंट पे रह पाएगा। तो यहाँ पे जो पूरी एक साइकिल चलती है, इस साइकिल को क्या कहा जाता है, फाइनल कंजम्पशन। क्योंकि आपने लैंड लिया था, आपने उसको बनवा दिया, फिर आपने उसको क्या कर दिया, या तो सेल कर दो, पूरा बेच ही दो, है ना, या फिर आपने क्या कर दिया, उसको रेंट पे उठा दिया। तो ये क्या कहलाता है, फाइनल कंजम्पशन, यानी कि उसका इस्तेमाल फाइनली कर कौन रहा है। अगला, पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, करोड़ों बार आपने ये शब्द सुना होगा। इसकी जो थ्योरी है वो किसके बारे में बताती है, तो ये एक्सचेंज रेट के बारे में बताती है कि आपके पास में कितना पैसा है। जैसे कि मान लो मेरे पास में 1 लाख रुपए है, अब 1 लाख रुपए में मैं जितनी चीजें खरीद पाऊंगी उतनी तो खरीदूंगी ना, उधारी पे तो लेके नहीं चले आएंगे कि भैया हमको दे दो, हमारे पास जब पैसा हो जाएगा तब हम दे देंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो आपके पास में जितना पैसा है, जितनी चीजें आप उससे बाय कर सकते हो, उसे हम कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। अगला, एक्साइज ड्यूटी ऑन द कमोडिटी इज अ पेबल विद रेफरेंस टू। एक्साइज ड्यूटी के बारे में पूछा जा रहा है, किसके ऊपर, ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन के ऊपर लगेगा, उसमें सोचना ही नहीं था। नेक्स्ट देखो, नॉलेज, टेक्निकल स्किल, एजुकेशन एक्सेट्रा, ये इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, लेकिन ये किस चीज़ के बारे में आपको बताता है, तो ये ह्यूमन कैपिटल के बारे में बताता है। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम ह्यूमन कैपिटल की बात करेंगे तो उसके पास में कितनी नॉलेज है, कितना टेक्निकल स्किल है, कितनी एजुकेशन है, इन सब चीज़ों को भी देखा जाता है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल तभी तो जनरेट होगा। अगला, विच इज़ द मोस्ट एसेंशियल फंक्शन ऑफ द इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर कौन है, मान लो कि तुमने अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया, मान लो कि आप किसी कंपनी के ओनर बन गए, सपोज करो कि आपने कोई कंपनी स्टार्ट करी थी, अब वो ग्रो कर गई, तो आप क्या हो गए, एंटरप्रेन्योर हो गए, आप दूसरों को जॉब देते हो, यही तो हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिस्क बेयरिंग। आप क्या है, आप हेड है ना, यू आर द सुपीरियर बॉडी, ठीक। अगला, बैंक रेट जो है ये इंटरेस्ट रेट के साथ में किस तरीके से जुड़ा हुआ है, चलो बहुत सही सवाल है ये तो। सेंट्रल बैंक गिव्स लोन टू द कॉमर्शियल बैंक। अब आपको ये चीज़ पता है कि जब हम आरआर की बात करते हैं या जब हम ट्रिपल आर की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो बैंक रेट होता है वो किसके साथ में जुड़ा होता है, वो आरआर के साथ में जुड़ा होता है। इसका मतलब ये हो गया, सेंट्रल बैंक जो है जब वो किसी कॉमर्शियल बैंक को, सेंट्रल बैंक का मतलब आरबीआई, जब एसबीआई को, पीएनबी को, इन सब बैंक को लोन देता है, तब हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑल द गुड्स विच आर स्कार्ड एंड लिमिटेड इन द सप्लाई आर नोन एज। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा सामान है जिसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लिमिटेड है, स्टॉक के अंदर स्टॉक ही नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक गुड के नाम से जानेंगे। क्यों भैया, ज़्यादा मारा मारी भी तो नहीं होगी, ये भी तो सोचने वाली बात है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर मेजरमेंट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हमें अपने देश की ग्रोथ को कैलकुलेट करना है या फिर अगर हमें डेवलपमेंट को कैलकुलेट करना है, तो हम इसमें से किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, तो दैट विल बी पर कैपिटा इनकम, यानी कि किसी भी व्यक्ति की आय कितनी है, उसकी इनकम कितनी है, उसके बेसिस पे इसको निकाला जाता है। नेक्स्ट गाइस, सेशन को एक बार से लाइक और शेयर भी कर दिया करो, मतलब दिस इज लाइक कि मेरे को बोलना पड़ता है, और ये जो इकोनॉमिक्स के तुम्हारे टॉपिक यहाँ पे करा रहे हैं, जो क्वेश्चंस करा रहे हैं ना, एक हफ्ते अगर कायदे से तमीज से पढ़ लिया तो इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, कहो तुमको एज इट इज क्वेश्चन ही छपे हुए देखने को मिले, ये बात आप जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फॉरेन करेंसी विच हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ द क्विक माइग्रेशन। अगर मान लीजिए कि किसी भी कंट्री के अंदर आप रहते हैं और वहां से अगर आपने लाइक किसी भी चीज़ को खरीदा, या फिर आप मान लीजिए कि आपने किसी भी चीज़ को वहां से अगर भेजा किसी दूसरी कंट्री के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, हॉट करेंसी कहते हैं। कई बार इसकी डेफिनेशन आपके पेपर में छप जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ तक मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए, अभी इस पूरे एक हफ्ते आपके इकोनॉमिक्स के ही क्वेश्चंस चलेंगे, ताकि अभी जितने लोगों का पेपर आने वाला है या फिर अभी एमटीएस का पेपर आएगा उसमें भी इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करेगा, तो ये आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो जीएस का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीएससी, एनी एग्जामिनेशन जिसके अंदर जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग आती है, तो 29 सितंबर से नया बैच स्टार्ट होगा, जीएस का, मैथ्स का, इंग्लिश का एंड रीजनिंग का। जीएस के सेक्शन में पॉलिटी स्टार्ट होने जा रही है, एंड सबसे बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर यह है कि जब आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आप किसी भी एजुकेटर की क्लास को कर सकते हो। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, सफलता बैच के नाम से, आप कोड कृति10 यूज करके 10% डिस्काउंट के साथ में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हर
संडे को आपका कॉम्बैक्ट होता है दोपहर में 12 बजे, उसे मिस मत करिएगा। दैट विल बी बूस्ट अप योर व्हाट नॉलेज। तो चलिए मिलते हैं आपसे 6:45 AM पे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।